नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी बंदा सिंह बहादुर की। सिखों के इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं कि सिखों का इतिहास बलिदानियों से भरा हुआ है। उन्होंने एक लंबे वक्त तक पंजाब में राज किया और हर विदेशी आक्रांता का बड़ी बहादुरी से सामना किया। इसी कड़ी में आज मैं बात कर रहा हूँ बंदा सिंह बहादुर की। बंदा सिंह बहादुर का जन्म अक्टूबर सन 1670 को कश्मीर के राजौरी में हुआ था, लेकिन उनके जन्म को लेकर के इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। हिंदू परंपराएं और बड़े ग्रंथों के अध्येता और वैष्णव शैव परंपराओं को मानने वाले बंदा सिंह बहादुर का आरंभिक जीवन बड़ा सहज और सरल था। लेकिन बताया जाता है एक बार एक हिरनी का शिकार करने पर जब उसे गर्भवती पाया तो बंदा सिंह बहादुर का मन पिघल गया और उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर वैराग्य का जीवन अपना लिया और वो यहाँ से बंदा सिंह बैरागी कहलाए। जब इस बात से विचलित होकर वो देश भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने पहला पड़ाव नासिक में डाला। बताया जाता है वहाँ उनकी मुलाकात ओघड़नाथ जी से हुई, जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया माधोदास। और अब बंदा बैरागी से माधोदास बैरागी हो गए थे। वहाँ से वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुँचे और नांदेड़ में एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वहाँ उनकी मुलाकात सन 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें वैराग्य का जीवन त्याग कर पंजाब में सिखों का नेतृत्व करने के लिए कहा, ताकि उन्हें मुगलिया हुकूमत के अत्याचारों से बचाया जा सके। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर को एक 2धारी तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। बंदा सिंह बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी से आदेश पाकर पंजाब के लिए कूच करते हैं। जैसा कि G.S. अग्रवाल, खुशवंत सिंह, हरिराम गुप्ता, जो सिखों के बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तकों में बंदा सिंह बहादुर का परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र इस प्रकार किया है। बंदा के निकलते ही बताया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी को घोड़े उपलब्ध कराने वाले जमशीद खां ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार कर दिया और कुछ दिनों के बाद गुरु गोविंद सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 1709 में मुगल बादशाह जब दक्षिण में अपने अभियान में व्यस्त थे तो बंदा सिंह बहादुर अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रहे थे। बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले बांगर प्रदेश यानी हरियाणा में प्रवेश किया और उनका पहला पड़ाव सोनीपत के सेरीखांडा गांव में था। सोनीपत और कैथल के शाही खजानों को बंदा सिंह बहादुर ने बड़ी आसानी से लूट लिया और उसका बंटवारा सैनिकों में कर दिया। बंदा सिंह बहादुर के लिए सफ़र कतई आसान नहीं था, क्योंकि मुगलिया हुकूमत द्वारा गठित चौकियां और उनके वजीर कदम कदम पर उनके लिए रोड़ा बन रहे थे। लेकिन बताया जाता है 3 से 4 महीनों में ही बंदा सिंह बहादुर ने एक बड़ी सेना तैयार कर ली, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार पैदल सैनिक और इतने ही घुड़सवार सैनिक थे। बंदा सिंह बहादुर इस कड़ी में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे और अब उनका पड़ाव था समाना। समाना एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कस्बा था और इतिहासकार बताते हैं कि समाना पर हमला करने का मुख्य कारण ये था कि उन दिनों समाना में साहिबजादों के हत्यारे वजीर खां भी निवास कर रहे थे और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर सिंह का सर कलम करने वाले जलाद जलालुद्दीन भी उन दिनों समाना में थे। समाना अमीरों का शहर था और सैयदों के इस बड़े शहर पर हमला करना बंदा सिंह बहादुर की बड़ी कारगुजारी थी। लिहाजा समाना को बड़ी आसानी से बंदा सिंह बहादुर ने जीत लिया लेकिन वजीर खां वहाँ से भागने में कामयाब रहा। मई 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सरहिंद पर आक्रमण की कमान भाई फतेह सिंह को सौंपी और फतेह सिंह ने सबसे पहले वजीर खां के सबसे कमज़ोर समझे जाने वाले दस्ते तोपखाने पर हमला किया और उन्होंने वजीर खां को देखते ही उस पर तलवार से वार किया, जिससे वजीर खां का सर धड़ से अलग हो गया और इससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस जीत के बाद बंदा सिंह बहादुर के हौसले 7वें आसमान पर थे और उन्होंने अपना नया मुख्यालय और नया ठिकाना लोहगढ़ को बनाया।
लोहगढ़ हिमाचल और हरियाणा प्रदेश की सीमा पर स्थित है एक 52 दुर्ग वाला बड़ा विशाल क्षेत्र था। बंदा सिंह बहादुर सरहिंद की जीत के बाद 3-4 कार्य बड़े उल्लेखनीय किए। सर्वप्रथम उन्होंने नानकशाही सिक्के व मोहरें नई चलाई। तीसरा, उन्होंने एक नानकशाही कैलेंडर भी चलाया। 1710 में जब 66 वर्षीय बहादुर शाह स्वयं सेना की कमान संभाली और वो दक्षिण से आते ही दिल्ली में नहीं रुके, लिहाजा उन्होंने सीधा लोहगढ़ के लिए कूच किया। लेकिन बताया जाता है बंदा सिंह बहादुर अपने अन्य साथियों के साथ भेष बदलकर वहां से निकलने में कामयाब रहा और बंदा सिंह बहादुर ने वहां से लोहगढ़ के ऊपर पहाड़ों पर शरण ली। लेकिन 1712 में बहादुर शाह का निधन हो गया और उसके बाद मुगल सल्तनत की कमान सर्वप्रथम जहादर खां के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फरुखसियर के हाथ में लगी। फरुखसियर किसी भी प्रकार से बंदा सिंह बहादुर को काबू करना चाहता था। अब पूरी मुगल हुकूमत में ये चिंता थी कि बंदा सिंह बहादुर को कैसे रोका जाए। लिहाजा उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए फरुखसियर ने लाहौर के गवर्नर अब्दुल समद खां को आदेश भिजवाया कि वो किसी भी तरह बंदा सिंह बहादुर के बढ़ते हुए कदमों को रोके। और इस आदेश को पाकर अब्दुल समद खां ने अपना अभियान तेज कर दिया और इस अभियान के तेज होते ही वो बंदा सिंह बहादुर को सन 1713 में सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर पाया। और सरहिंद छोड़ने पर बंदा सिंह बहादुर के लिए नया ठिकाना गुरदासपुर शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरदास सलनांगल गांव था। यहाँ बने एक छोटी सी गढ़ी में बंदा सिंह बहादुर ने अपने कुछ साथियों के साथ शरण ली। जब अब्दुल समद खां को इस बात की सूचना मिली तो वो लाहौर से 12,000 सैनिकों के साथ गुरदासपुर के गुरदास नांगल गांव की गढ़ी में पहुंचे। उन्होंने गुरदास नांगल की गढ़ी के चारों तरफ एक बड़ा घेरा लगा दिया और इतिहासकार बताते हैं कि 8 महीने तक किले के अंदर रसद और असद का एक दाना भी नहीं जा पाया। लिहाजा बंदा सिंह बहादुर और उसके वीर सिपाहियों के लिए जीवन के लाले पड़ गए। उन्होंने किसी ना किसी तरह घास फूस, गधे और घोड़ों का मांस खाकर गुजारा करना पड़ा। लेकिन जब सैनिक भूख से मरने लगे तो बंदा सिंह बहादुर और सैनिकों के सामने लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं था। बताया जाता है बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सभी सिख वीरता से लड़े और अब्दुल समद खां और मुगल सल्तनत की बड़ी फौज ने 300 सिख सैनिकों को वहीं पर कत्ल कर दिया और उन्हें रावी नदी में बहा दिया। बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ 740 सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया। अब्दुल समद खां खुद चाहता था कि वो इस जुलूस को दिल्ली खुद लेकर जाए, लेकिन मुगल बादशाह ने इस बात से इनकार कर दिया। लिहाजा अब्दुल समद खां ने अपने बेटे को इस जुलूस के साथ दिल्ली जाने को कहा। जुलूस को देखने के लिए दिल्ली में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि बंदा सिंह बैरागी को लोहे के बड़े पिंजड़े में कैद किया गया। उसके हाथ और पांव में मोटी मोटी जंजीरें डाली गई और सभी को ऊंटों पर सवार किया गया और 2 तलवारधारी मुगल सैनिक हर सिख के साथ खड़े थे और इस जुलूस को इतना भव्य बनाया गया ताकि लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सके। और इस प्रकार से 2000 शहीद सिखों के सिर में भूसा भरकर उनको भी भाले पर लगाकर जुलूस में शामिल किया गया और यह जुलूस दिल्ली में प्रवेश कर पाया। इस जुलूस के दिल्ली में प्रवेश करते ही सन 1716 में मुगल बादशाह के खासम खास कोतवाल सरबराह खां ने सभी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। बताया जाता है 5 मार्च सन 1716 के बाद हर रोज कोतवाल सरबराह खां सिखों का कत्लेआम करता और वह सुबह सुबह ही सबको इस्लाम कबूल करने के लिए कहता और कहता कि आपके पास अंतिम मौका है। लेकिन इतना सुनते ही सब सिख सैनिकों की गर्दन ना में हिल जाती और सरबराह खां सबका कत्ल कर देता। 7 दिन के बाद इस कत्लेआम को रोक दिया गया और बादशाह से कहा गया कि इन्हें कुछ दिन जेल में बंद रहने दिया जाए और ये तंग आकर अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे।
फिर 7 जून 1716 ईस्वी को बंदा व उसके बचे हुए सैनिकों को महरौली में बहादुर शाह की कब्र पर लाया गया और सरबरा खां की तरफ से बहादुर शाह की कब्र पर बंदा सिंह बहादुर को झुकने के लिए कहा गया। लेकिन बंदा तो बंदा थे, वो कहाँ झुकने वाले थे। बंदा सिंह बहादुर और उसके गिने चुने साथियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि 4 वर्षीय बंदा सिंह बहादुर के बेटे अजय को कत्ल कर दिया गया और उनका मांस जबरदस्ती बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंसने का प्रयास किया गया। लेकिन बंदा सिंह बहादुर अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं करने वाले थे, लिहाजा उन्होंने किसी भी सूरत में इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया। फिर सरबरा खान ने बड़ी बेरहमी से एक एक अंग को बंदा सिंह बहादुर के शरीर से अलग कर दिया और उन्हें जितना तड़पाया जा सकता था उतनी यातनाएं दी गई और फिर एक झटके में उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार के थे बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने देश और धर्म के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और कर्तव्य के लिए हमेशा याद किया जाता है। एक ऐसे नायक जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मुगलिया हुकूमत की नाक में दम कर दिया और अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। बंदा सिंह बहादुर एक इंसान ही नहीं, एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरी आवाम को एक साथ लेकर एक बड़े भूभाग पर राज्य किया। हम बंदा सिंह बहादुर की शहादत को सलाम करते हैं और फख्र करते हैं कि ऐसी शहीदों की भूमि जिन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और एक नई ऊर्जा हमें दी ताकि हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से कर सकें। तो फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।